हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रामायण का संधि विच्छेद होगा, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी या डी? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। किसका मेल? तो वर्णों का मेल। संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद है। अगर आपसे पूछे कि स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, य स्वर संधि, विद्ध स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? राम धन अयन। क्या होगा? राम धन अयन। जब हम इसका संधि करेंगे तो ना जो है ये अड़ा में परिवर्तित हो जाता है। अगर इसमें कौन सी संधि है आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि प्रथम शब्द के अंत में क्या आया है? आ आया है, और दूसरे शब्द के आदि में क्या आया है? आ आया है। आ और आ मिलकर क्या हो गया है? दीर्घ आ हो गया है ना। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर से पानी गुजर जाना, अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना, अपमान सहन कर लेना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, बाढ़ आ जाना। बताइए इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सिर से पानी गुजर जाना, बाढ़ आ जाना नहीं, अपमान सहन कर लेना नहीं, अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना नहीं, सहनशीलता की सीमा टूट जाना होता है। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं पहले बताइए आप लोग। ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। कौन कौन से व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं? तो सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा, सफेरा वाला सा और हा जो है ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगर आपसे पूछे कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 है। कितनी? 4 है। कौन कौन से? या, वा, रा और ला। ये चारों वर्ण या व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं या और वा को। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? आपका शा जो है ये भी है, ये भी है। ऑप्शन नंबर गा जो है, सॉरी सी जो है गा, ये आपका स्पर्श व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या अगर पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग? स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो 25 है। कितनी है? 25 है। का से लेकर माँ तक के जितने भी व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
खट्टा विशेषण की संज्ञा होगी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विचार, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो खट्टा विशेषण की संज्ञा क्या होगी? खटास होगी। क्या होगी? खटास होगी। खटास जो है भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए। किसी भी वाक्य में अगर आपको पता करना है कि क्रिया जो है अकर्मक है या सकर्मक है, तो आप पहले देखिए कि उसमें कर्ता कौन है। जैसे रजनी ने गीत गाया, तो यहाँ पे कर्ता कौन है? रजनी है। क्रिया क्या है? गाया। गाया क्या है? क्रिया है ना। तो कर्ता और क्रिया के बीच में आपको क्या या फिर किसको लगाकर प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया है और उत्तर न मिले तो अकर्मक क्रिया है। जैसे देखते हैं हम क्वेश्चन को करके। जैसे रजनी ने गीत गाया, तो रजनी ने क्या गाया? रजनी ने क्या गाया? रजनी ने गीत गाया। यानी उत्तर मिल रहा है, उत्तर मिलेगा तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मोहन पानी पी रहा है। कर्ता कौन है? मोहन। क्रिया क्या है? पी रहा है। अब आपको कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगा के प्रश्न करना है। तो मोहन क्या पी रहा है? तो मोहन पानी पी रहा है, यानी उत्तर जो है मिल रहा है। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। हम सिनेमा देखते हैं। कर्ता कौन है? हम। क्रिया क्या है? देखते हैं। हम क्या देखते हैं? हम सिनेमा देखते हैं, यानी उत्तर मिल रहा है। उत्तर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। अब इसमें देखिए, ठूठ खड़ा है। क्या खड़ा है? उत्तर मिल रहा है। कर्ता ठूठ क्या खड़ा है? उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जब कर्ता और क्रिया के बीच में क्या या फिर किसको शब्द लगा के उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया है, उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपकी वो क्या है? अकर्मक क्रिया है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। आधा लीटर दूध पी लिया, यानी आधा लीटर दूध आप कैसे तौलेंगे? नहीं नापेंगे ना। तो जो चीज़ नापा जाता है या तौला जाता है वो आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है, न कि संख्यावाचक। संख्यावाचक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सदा सच बोलना चाहिए यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। तो क्या संदेहवाचक वाक्य है? सदा सच बोलना चाहिए? नहीं। संकेतवाचक वाक्य है? नहीं। आज्ञावाचक है? नहीं। इच्छावाचक है। सदा सच बोलना चाहिए ये इच्छावाचक वाक्य है। पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित से उपयुक्त कारक चुनिए।
पेड़ से फल गिरा, इसमें कारक चिन्ह क्या है? से क्या है? कारक चिन्ह है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। देखिए संबोधन कारक में हे, अरे आता है तो ये तो आपका नहीं होगा। हे, हो, अरे, तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका गलत हो गया। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? का, की, के, रा, री, रे, ये संबंध कारक है तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से होता है, और करण कारक का चिन्ह भी से होता है। अब हम यहाँ पे करण कारक लगाए या फिर अपादान कारक लगाए तो कैसे पता करेंगे? तो अपादान कारक में से जो आता है वो अलग होने के अर्थ में आता है। क्या यहाँ पे कोई चीज अलग हो रहा है? पेड़ से फल गिरा, हाँ देखिए पेड़ से फल गिर रहा है यानी फल जो है पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। करण कारक में से का प्रयोग जो है वो साधन के रूप में होता है, जैसे राम कलम से लिख रहा है यानी कलम के द्वारा लिख रहा है ना, तो से यानी साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां पे करण कारक होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जैसे पेड़ से फल गिरा तो पेड़ में अपादान कारक है या फिर फल में अपादान कारक है, तो देखिए यहाँ पे फल में अपादान कारक नहीं है, पेड़ में अपादान कारक है। जो चीज अलग हो रही है उसमें अपादान कारक नहीं होगा, जिस चीज से अलग हो रही है उसमें होगा। जो चीज स्थिर है ना उसमें अपादान कारक होगा, पेड़ में अपादान कारक होगा। धनवान का स्त्रीलिंग रूप है धनवानी, धनवनी, धनवती या धनवती। देखिए ये तो गलत है, धनवनी वानी ये भी गलत है, धनवती ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में आगत या विदेशी शब्द कौन सा है? सरकार, चंद्र, छिद्र, ग्रंथि। देखिए ग्रंथि जो है ये तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द, तो ये विदेशी शब्द तो होगा नहीं। छिद्र जो है ये भी तत्सम शब्द है, तो ये भी आपका विदेशी शब्द तो नहीं होगा। चंद्र ये भी तत्सम शब्द है, तो ये भी विदेशी शब्द नहीं है। लेकिन सरकार, सरकार क्या ये तत्सम शब्द है? नहीं, ये विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द या आगत शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दूसरी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सरकार जो है ये विदेशी शब्द है। निम्नलिखित में असंगत है तुमसा, जैसा, आपसी, धार्मिक। बताइए कौन सा असंगत है? तो धार्मिक शब्द जो है ये असंगत है, बाकी तीनों जो है वो संगत है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? पंकज, विद्यालय, जलज, कमल। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द के सार्थक खंड ना किए जा सके उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चल, जल को क्या हम दो भागों में बांट सकते हैं? जा और ला। देखिए इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है जा और ला के, यानी हम जल को सार्थक खंडों में विभक्त नहीं कर सकते, यानी दो भागों में नहीं बांट सकते, तो ये रूढ़ शब्द है। इसी तरह पानी, पानी को क्या हम दो भागों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते, तो ये भी क्या है? रूढ़ शब्द है।
यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द को हम दो भागों में विभाजित कर सके। जैसे विद्यालय है ना, विद्यालय को हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। विद्याधन आलय, विद्याधन आलय विद्यालय हो जाएगा। तो जिस शब्द का हम संधि विच्छेद कर सके उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। और जिसका हम संधि विच्छेद ना कर सके उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। और जो आपका समास होता है ना, बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जितने भी उदाहरण आते हैं वो आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का हम सार्थक खंड कर सके और उसका अर्थ दूसरा हो, यानी उसके जो खंड है उससे अलग उसका अर्थ हो, तो उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसका अर्थात रावण। दशानन, दशानन, इसको हम दो सार्थक खंडों में विभक्त कर सकते हैं। दस धन आनंद, आनंद मीन्स होता है सिर, और इसका अर्थ क्या होगा? रावण। रावण ना, 10 धन आनंद, यानी 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो ये किस समास के उदाहरण है? बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। तो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कौन सा है? तो क्या पंकज आपका रूढ़ शब्द है? नहीं, ये तो आपका रूढ़ शब्द नहीं है। पंकज यानी कीचड़ में जो जमना हो, यानी कमल, तो ये आपका योग रूढ़ शब्द है। विद्यालय कैसा शब्द है? विद्याधन आलय यानी यौगिक शब्द है। जलज क्या रूढ़ शब्द है? नहीं, जलज मीन्स भी कमल होता है, ये भी आपका रूढ़ शब्द नहीं है। कमल जो है ये रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इसको दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते। किस क्रम में सही मेल है? अंश मीन्स सूर्य होता है, अंश मीन्स कंधा, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। छात्र मीन्स क्या छत्ता होता है? बिल्कुल गलत है। तुरंग मीन्स घोड़ा होता है? बिल्कुल सही है। तरंग मीन्स लहर होता है? हाँ, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, बाकी डी भी जो है वो गलत है। जलज एवं जलद का अंतर कहाँ स्पष्ट होता है? समुद्र एवं बादल, कमल एवं बादल, समुद्र एवं कमल, कमल एवं समुद्र। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जलज मीन्स होता है कमल, क्या होता है? कमल। और जलद मीन्स क्या होता है? बादल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, तो ये बिल्कुल सही प्रयोग है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी बिल्कुल सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा होगा, ना कि तेरे को। तेरे को जो है ये आपका अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? साप्ताहिक। सप्ताह में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? साप्ताहिक बनेगा। क्या बनेगा? साप्ताहिक। इतिहास में जब हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है?
ऐतिहासिक, इसी तरह जब हम अध्यात्म में एक प्रत्यय लगाएंगे तो आध्यात्मिक बनेगा, विचार में एक प्रत्यय लगाएंगे तो वैचारिक बनेगा, विज्ञान में एक प्रत्यय लगाएंगे तो वैज्ञानिक शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो बी सही है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत, इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा? अभिधन आगत। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग जो है वो शब्दांश होते हैं और किसी भी शब्द के आदि में लगते हैं। यहाँ पे मूल शब्द क्या है? आगत है, और आगत के पहले क्या लगा है? अभी, तो अभी क्या हो जाएगा? उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। महान का विलोम शब्द बताना है। तुच्छ, छोटा, क्षुद्र, अमहान। छोटा नहीं होगा, क्षुद्र होगा नहीं, अमहान होगा नहीं। महान का विलोम शब्द जो है वो तुच्छ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दरिद्र का विलोम शब्द बताइए। यश होगा नहीं, संपत्ति होगा नहीं, कौशल होगा नहीं, वैभव होगा दरिद्र का विलोम शब्द। पक्षी का बताइए पर्यायवाची कौन सा है? पक्षी का पर्यायवाची खग होता है, बिल्कुल सही है। विहग होता है, पखेरु मीन्स भी पक्षी होता है, नभचर भी कहते हैं पक्षी को, चिड़िया भी कहते हैं, शकुंत भी कहते हैं, यानी ये सभी जो है वो पक्षी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। 20 क्वेश्चंस हो गए फ्रेंड्स। अब आप लोग बताइए कि 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आपको ये क्लास कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।